डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है सेशन नंबर 4 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, जिसमें मैंने टॉपिक इंक्लूड किए हैं बेंडिंग स्ट्रेसेज एंड शियर स्ट्रेसेज। बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एसएफडी और बीएमडी के चैप्टर में पढ़ा कि कैसे अगर बीम पे हम लोडिंग करेंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग करेंगे, तो अलग अलग सेक्शंस पे शियर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। अब उस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेसेज आते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेसेज होते हैं। स्ट्रेसेज को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से कर देती हूँ। बेसिकली स्ट्रेसेज हैं वो इंटरनल फोर्सेज के कारण आ रहे हैं। मटेरियल जो है उस पर हमने लोडिंग की, उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल जो वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है वो बेंडिंग मोमेंट है, और उसके कारण जो स्ट्रेसेज आते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेसेज होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेज को ऐसे भी बोला जाता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेज या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज बोलने का रीजन ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये सरफेस के नॉर्मली एक्ट करेंगे, लेंथ के अलोंग एक्ट करेंगे, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज भी बोला जाता है। अब आपको सबसे पहले समझ होनी चाहिए कि प्योर बेंडिंग क्या होता है। ये टर्म हम बहुत बार यूज करेंगे आगे। तो प्योर बेंडिंग बेसिकली कहीं पर भी बेंडिंग हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है अलोंग द लेंथ, और सिर्फ वहां पे मोमेंट लग रहा है, शियर फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे कि ये कोई बीम है, इसमें मैं इस तरीके से मोमेंट अगर लगा दूं एक, तो अब यहाँ पर जो बेंडिंग होगी, अगर इसका लेंथ यूनिफॉर्म, लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो जो बेंडिंग होगी उसको हम प्योर बेंडिंग बोलेंगे। आइडियली हम इसको अज्यूम करते हैं, रियल सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि लोडिंग अगर होगी तो वहां पर शियर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। बट अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर प्योर बेंडिंग का केस है, उसके लिए हम फॉर्मूला वगैरह डिराइव करते हैं। फिर अब बेंडिंग को समझने से पहले हम एक देखते हैं कि कैसे कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस वहां पर हो सकते हैं। ये सिंपल, मैंने एक स्प्रिंग ली हुई है, आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म है, इसमें कहीं पर टेंशन कंप्रेशन कुछ नहीं आ रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर टेंशन आएगा स्प्रिंग में तो स्प्रिंग में इस तरीके से हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन आएगा तो ये जो सर्कल्स बने हुए हैं और पास पास आ जाएंगे इसके। अब इसको अगर मैं बेंड करूंगी, अगर ये बीम है, इसको इस तरीके से मैंने बेंड किया है, तो इसी तरीके से अगर इस स्प्रिंग को बेंड किया गया तो ऐसा शेप बनेगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आउटर साइड में सर्कल्स में गैप जो बीच में है वो बढ़ रहा है, और इनर साइड में जो गैप है वो कम हो रहा है। मतलब इनर साइड में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, आउटर में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे इस चीज को। अब तो कहीं पर भी हम बीम में बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे, इसके कारण बीम है वो बेंट होगी, वो ऐसे कुछ शेप ले लेगी। वो शेप उसकी होगी एक सर्किल के आर्क की फॉर्म में। सर्किल का आर्क, अगर हम कोई एक टुकड़ा ले सर्किल का आर्क, तो उसकी जो शेप है वो ही शेप होगी उस बेंडिंग होती हुई बीम की, जो प्योर बेंडिंग में बेंड हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि अंदर कंप्रेसिव आता है, बाहर टेंसाइल आता है, अगर इस तरीके से बेंड करें तो। एक और इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर टेंसाइल है, नीचे कंप्रेसिव था। अब ये आपको समझ आ गया, बेंडिंग के कारण स्ट्रेसेज आएंगे, एक साइड में टेंसाइल आएंगे, एक साइड में कंप्रेसिव आएंगे। अब कहीं पर भी हम कोई थ्योरी डिराइव करते हैं तो उससे पहले आ जाते हैं अजम्पशंस, क्योंकि जो रियल सिनेरियो है उसके लिए तो हम डिराइव कर ही नहीं पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। अजम्पशंस है वो एक्यूरेसी को नेगेटिवली ही अफेक्ट करेंगे, बट जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनके बिना फिर हम डिराइव नहीं कर पाएंगे जो इक्वेशन हमें चाहिए। तो पहला अजम्पशन है कि बीम है वो इनिशियली स्ट्रेट है। दूसरा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है, और उसमें वर्टिकल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। वर्टिकल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे है? जैसे ये चैनल सेक्शन है तो ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया। जैसे कि ये टी सेक्शन है तो इसमें ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया जो इसके बीच से पास हो रहा है। मटेरियल है वो होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है। ये अजम्पशन तो आपको हर जगह मिलेगा, और कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी बना दिए जाते हैं। काफी जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनमें 3-4 अजम्पशन दिए होंगे और एक अजम्पशन दिया होगा कि मटेरियल इज नॉट होमोजेनियस या नॉट आइसोट्रोपिक। तो हर एक थ्योरी में ये अजम्पशन मिलेंगे। आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो सब में होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक अज्यूम किया हुआ है।
तो वहीं से आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट है, ये गलत है। उसके बाद हुक्स लॉ है, वो सारे पॉइंट्स पे फॉलो होता है, मतलब हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, इट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। प्लेन फिफ्थ है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, देयर इज नो डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जैसे कि ये कोई बीम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो अब अगर ये प्लेन रहता है तब तो ऐसा ही रहेगा, और ऐसा ही हम मानते हैं। ये डिस्टॉर्ट हो तो कैसा हो सकता है, जैसे ऐसा हो गया, इस तरीके से हो गया डिस्टॉर्ट, तो ये हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि प्लेन है और बाद में भी प्लेन ही रहेगा। सिक्स्थ में दिया है कि हर एक मटेरियल में जो मतलब मटेरियल की हर एक लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनली और लैटरली फ्री है एक्सपैंड करने के लिए। लेयर्स एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगी, आसपास की लेयर्स जो भी हैं किसी पर्टिकुलर लेयर के, वो उसके एक्सपेंशन को, उसके कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगी, बट हम इसको इग्नोर करते हैं। हम मानते हैं कि वो फ्री है उसके लिए एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और जो पॉइजन रेशियो का इफेक्ट भी आएगा तो उन सबको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की जो है ई, इसकी वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन में सेम है, ये भी अजम्पशन है, और आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इन अजम्पशंस पे, तो हर एक थ्योरी के अजम्पशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब आता है कि फॉर्मूला क्या है और हम उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम डिराइव नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा उसका कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे आया है ये फॉर्मूला। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये मान लिया कि ये कोई बीम है, इसको अगर इस तरीके से मैं बेंट कर रही हूँ, तो अब जो ये शेप बन रही है बेंट हुई हुई, ये जो शेप बन रही है ये एक आर्क की शेप का होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्योर बेंडिंग में इस तरीके से बेंड होता है। अब हमने एक ये लिया है कुछ पोर्शन ऑफ ए बीम जो कि प्योर बेंडिंग में है, इनिशियली उसकी इस तरीके से ये पॉइंट्स थे, ये एम पॉइंट है, ये M1 पॉइंट है, ये N है, ये N1 है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, और यहाँ पे ये एक फाइबर यहाँ पर है AB और दूसरा यहाँ पर है CD। अब क्या हुआ, जो ही इसको बेंड किया तो इसने आर्क की शेप में बेंड हो गई, ऐसे हो गया इसका शेप, और जो पॉइंट्स थे M और M1 के कोरस्पॉन्डिंग अब जो पॉइंट है बेंड होने के बाद जो पॉइंट है ये, इनको M डैश और M1 डैश से डिनोट किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस इनके बीच की अब कम हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे थे तो पास पास आ गए पार्टिकल। वहीं पर अगर N और N1 है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं N डैश और N1 डैश, उनके बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे थे। और ये जो आर्क ऐसे बन रहा है, इसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पर एक ऐसा फाइबर भी होगा जिसमें ना टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, कोई स्ट्रेसेस नहीं होंगे, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। तो अंदर तो आ रहे थे कंप्रेसिव, यहाँ पर तो कंप्रेसिव आ रहे हैं, बाहर की साइड आ रहे हैं टेंसाइल, तो इनके बीच में ऐसा कोई फाइबर होगा जिसपे ना तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस, जिसमें कोई भी बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आ रहे हैं, कोई भी बेंडिंग के कारण स्ट्रेन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ये थीटा जो है ये R है, थीटा क्या है, ये जो सेंटर में एंगल बना रहा है बेंड होने के बाद में, वो जैसे कि ये एक सर्कल है, इसके एक आर्क के जितना इसका जैसा इसका शेप होगा, जैसे ये आर्क के जैसे बेंड हुई है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगी ये एंगल है थीटा। अब यहाँ पर R और थीटा की फॉर्म में M डैश M1 डैश इनके बीच की डिस्टेंस में निकाल सकती हूँ। इनके बीच की पहले की डिस्टेंस मुझे पता है, पहले की डिस्टेंस क्या है, पहले तो सेम है डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये ऊपर से नीचे तक सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस सेम थी, जो कि अब चेंज हो गई है। तो मैं इससे निकाल सकती हूँ बी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि मैं M डैश और M1 डैश कैलकुलेट कर सकती हूँ, और उसको मैं इस इक्वेशन से रिलेट करके स्ट्रेन की इक्वेशन लिख सकती हूँ। स्ट्रेन क्या होता है, जितना चेंज आया लेंथ में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मैंने स्ट्रेन की इक्वेशन अगर लिख दी तो मैं स्ट्रेस की इक्वेशन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि E इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
तो इस तरीके से मैं स्ट्रेस की इक्वेशन लिख सकती हूँ। तो एफ बी की फॉर्म में मेरे पास अब इक्वेशंस आ जाएंगी। एम है वो बेंडिंग मोमेंट है, कैपिटल एम, जो कि यहाँ पर इस तरीके से एम लग रहा है, यहाँ पर इस तरीके से, जिसके अंडर प्योर बेंडिंग हो रही है, वो मोमेंट एम है। ये स्ट्रेन डायग्राम होगा। स्ट्रेस डायग्राम ऐसा होगा, मैंने टेंसाइल वाले को इधर प्लॉट किया है और कंप्रेसिव वाले को इधर किया है। एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस है एफ बी, वाई है वो किसी भी फाइबर की डिस्टेंस है इससे सेंटर से, तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये कैसे आई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी कहाँ से आई है, तो वो बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बता दिया है। हम अब क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, इस पे बेस्ड होंगे सब कुछ। अब इस इक्वेशन में आपने देखा आई आ रहा है यहाँ पर, तो आई कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा फोकस किया इस टॉपिक पर। पहले तो सिंपल इक्वेशंस, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एक्स डेज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो 1/12 BD क्यूब होगा। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वाले डायमेंशन है वो डेप्थ होगी, उसका क्यूब होगा। अगर सर्कुलर है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट लो सेम ही आएगा, ये मतलब इस एक्सिस के अबाउट लो या इस एक्सिस के अबाउट लो, ये सारी वो एक्सिस है एक्स डेज जो कि सेंट्रोइड से पास हो रही है। तो ये π/64 d⁴ आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपको हर टाइम याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो उससे हो जाएंगे। ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसमें इस एक्सिस के अबाउट होगा bh⁵/36। अब काफी बार आपको किसी और एक्सिस के अबाउट जरूरत पड़ती है, जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट तो आपको पता है, आपको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे सीजी से पास होती हुई जी जो एक्सिस है उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी दूसरी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल है, ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए कि इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल ये जो दूसरी एक्सिस है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ये इक्वल होगा IX इज इक्वल टू IG प्लस AY बार का स्क्वायर। अब A क्या है, A इस सेक्शन का एरिया है, Y बार क्या है, Y बार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, GG और XX के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत पड़ेगी होलो सेक्शन के लिए, तो आपको वो भी आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, इसमें बीच में होलो सेक्शन है, इसका आई आपको निकालना अगर है तो मैं एक बात बताऊं कि ये और ये इस 1 और 3 वाले को सेक्शन को अगर मिला दें तो 2 वाला सेक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो यही रिलेशन इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है कि I1 और I3 है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है I2 के। तो इस तरीके से आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन लिख सकते हो, 1/12 कैपिटल B कैपिटल D क्यूब हो जाएगा। इसके लिए भी लिख सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं हम 1/12 BD क्यूब। तो अब आप इसका भी निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस भी बहुत सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है। जैसे कि हमने जब प्योर बेंडिंग को कंसीडर किया तो हमने शियर फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया, हमने उसके बिना ही बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए, और उसका एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है कि बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेन आ रहा है वो वहां पर शियर फोर्स है या नहीं, उससे उतना अफेक्ट नहीं होता है, तो वहां पर इग्नोर करना चल गया, हमारे लिए काम कर गई वो चीज। बट इसको इंडिविजुअली हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके खुद के कुछ इफेक्ट आएंगे, इसके खुद के कारण कुछ शियर स्ट्रेसेस होंगे, तो उनको हमें कंसिडर करना है। जैसे सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हमें चेक करना होगा कि शियर स्ट्रेस कितने आ रहे हैं, वो सेफ है या नहीं, वो बीम उतना शियर स्ट्रेस ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो शियर को अकेले को कंसिडर करना जरूरी है, बेंडिंग के साथ में हमने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। तो अब शियर के कारण स्ट्रेसेज हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो इसके असम्पशंस क्या क्या होंगे। Q है वो विड्थ के अलोंग यूनिफॉर्म होगा, जैसे ये सेक्शन है तो इसमें मैं डेप्थ के अलोंग Q के वेरिएशंस देखूंगी,
बट विड्थ के अलोंग अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मैं मानूंगी कि शियर स्ट्रेस सेम है। जैसे ये 1 पॉइंट है, ये 0.1 है, ये 2 है, तो इन दोनों में शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो सेम होगी। विड्थ के अलोंग कोई चेंजेस नहीं आएंगे शियर स्ट्रेस में। F इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स है, ये इक्वेशन होती ही है, ये डिराइव की जाती है इसके बेसिस पे कि बेंडिंग स्ट्रेसेज हैं वो लीनियरली वेरी करेंगे सेक्शन के अलोंग और सेंट्रोइड पे जीरो होंगे। जो हमने बेंडिंग थ्योरी, बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ा, मतलब इसी चैप्टर में पहले पढ़ा कि इस तरीके से बन रहा था बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, और ये स्ट्रेट लाइन है एक, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेरिएशन है वो लीनियर है। थर्ड में दिया है कि मटेरियल है वो होमोजेनस और आइसोट्रोपिक है, जो कि होता है मोस्टली। और ई जो है इसकी वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन में सेम है, पीछे भी था ये सेम अजम्पशन। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा सेक्शन लिया है जिसमें शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो जब हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करी तो F इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, वहां पर F 0 था तो DM भी 0 था। DM 0 था मतलब इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे M जो एक्ट कर रहा है वो सेम था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ शियर फोर्स है, तो यहाँ पर M है मोमेंट, यहाँ पर M प्लस DM है। और हमने y1 की हाइट पर न्यूट्रल एक्सिस से एक यहाँ पर सेक्शन लिया हुआ है, और उसके लिए हम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? यहाँ M है, यहाँ DM है, तो इन दोनों का डिफरेंस के कारण शियर स्ट्रेस आएगा। तो हम dm बाई डी एक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, और dm बाई डी एक्स की इक्वेशन को हम शियर फोर्स के इक्वल कर सकते हैं। dm बाई डी एक्स की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे इसका भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। यहाँ पर मोमेंट लग रहा है m, यहाँ पर लग रहा है m प्लस dm। तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर दोनों पर जो भी थ्रस्ट आ रहा है कंप्रेशन के कारण, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि बेंडिंग के कारण कंप्रेशन आएगा ऊपर, तो कंप्रेशन बेंडिंग के कारण जो आ रहा है उस कंप्रेशन का जो थ्रस्ट आएगा उसका 0.1 और 0.2 के लिए वैल्यू डिफरेंट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि m अलग अलग है दोनों के लिए, उनकी वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? उनको कंपनसेट करेगा शियर। तो उन दोनों के कंप्रेसिव थ्रस्ट के डिफरेंस को मैं शियर फोर्स के इक्वल कर दूंगी, और शियर फोर्स मुझे m की फॉर्म में मिल गया। अब तो शियर फोर्स को मैं अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो फिर मुझे शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लिख सकते हैं। उस इक्वेशन को थोड़ा सा हम आई वगैरह की फॉर्म में और मॉडिफाई करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये होगी, जो कि आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर Q है वो शियर स्ट्रेस है, कैपिटल F है वो शियर फोर्स है। जैसे पर्टिकुलर कोई सेक्शन है तो उसका SFD अगर आपके पास है तो उस सेक्शन पर शियर फोर्स की क्या वैल्यू आ रही है वो F आप यहाँ पर रखोगे। I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है होल सेक्शन का, ये ध्यान में रखना है, पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Z है विड्थ ऑफ सेक्शन एट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग शियर स्ट्रेस। जैसे कि इसमें यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाले लेवल पे हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं y1 हाइट पर, तो वहां की हम विड्थ लेंगे। A है, A y बार बेसिकली मोमेंट ऑफ एरिया है, जो कि जिस लेवल पे हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसके ऊपर का जो टोटल एरिया है, उस एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A इंटू वाई बार है। A तो एरिया हो गया, जैसे कि इस लेवल पे मैं शियर फोर्स निकाल रही हूँ, शियर स्ट्रेस इस लेवल पे निकाल रही हूँ, तो इसके ऊपर का पूरा एरिया मल्टीप्लाई बाई इस एरिया का जो सेंट्रोइड है वो न्यूट्रल एक्सिस है, उनके बीच की डिस्टेंस, ये ए वाई बार हो गया। तो यहाँ पे ये क्यू आ गया आपके पास शियर स्ट्रेस की इक्वेशन। अब इससे आप डिफरेंट सेक्शंस के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि हर एक पॉइंट पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, वेरिएशन कैसा होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम और एवरेज में क्या रिलेशन होगा, ये सब कुछ अब आप निकाल सकते हो। अब हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का एग्जांपल लेंगे, हम समझेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट सेक्शंस पे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने लिखा
अब यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से y हाइट पर इस लेवल पर मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। z है वो इस सेक्शन पे जो विड्थ है वो पूछा है, बट विड्थ तो डेप्थ के अलोंग सेम ही है थ्रू आउट। तो यहाँ पर z की जगह आ जाएगा b है वो, क्योंकि सेम है थ्रू आउट, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी जो विड्थ है वो b है, तो b। अब एरिया चाहिए मुझे ये वाला, तो b इंटू d/2 माइनस वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस तो d/2 है। टोटल डेप्थ अगर d है तो ये डिस्टेंस d/2 है, और ये डिस्टेंस y है जिस लेवल पे मैं निकाल रही हूँ शियर स्ट्रेस, वो न्यूट्रल एक्सिस से y हाइट पर है ऊपर। तो ये मेरी डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी d/2 माइनस वाई, जो कि इस सेक्शन की हाइट हो जाएगी। अब तो ये तो मेरे पास आ गया है एरिया, और ये यहाँ पर जो आ रहा है ये लिखना है हमें a y बार की इक्वेशन। तो a तो लिख लिया, अब y बार क्या होगा? y बार के लिए मुझे, अगर ये इसका सेंट्रोइड है, ये इसका सेंट्रोइड का लेवल है, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए मैं y में टोटल डेप्थ का हाफ ऐड कर दूं तो ये आ जाएगी, क्योंकि इसका सेंट्रोइड तो बीच में होगा। इस ऊपर वाले सेक्शन को, शेडेड वाले को अगर मैं अलग ड्रॉ करूं तो ये मेरी डिस्टेंस है d/2 माइनस वाई। इसका सेंट्रोइड होगा इसकी हाफ डिस्टेंस पे, हाफ ऑफ डेप्थ। तो सेंट्रोइड की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2 माइनस वाई का हाफ, और मुझे चाहिए इसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो अब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी y, d/2 माइनस वाई 1/2, ये आ गया। इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये y माइनस y/2 प्लस d/4, इसका आ जाएगा y/2 प्लस d/4। ये यहाँ पर b d/2 माइनस वाई आ गया, f/IB। ये यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो इक्वेशन है मैंने इसमें से 1/2 बाहर ले लिया है, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी d/2 प्लस वाई, और ये d/2 माइनस वाई है। तो आपको याद होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, 10th में होगा आई थिंक सिलेबस में, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये इक्वल आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया इसको d/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये आ गया अब। और यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, और ये d/2 माइनस वाई था ही यहाँ पर, 1/2 इसमें से हमने बाहर लिया था, वो बाहर आ गया। अब ये इक्वेशन आई है मेरे पास, इससे मुझे पता चल रहा है कि शियर स्ट्रेस है वो वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब शियर स्ट्रेस में वेरिएशन होंगे वो पैराबोलिक होंगे। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो पता चल गया हमें। अब इसके अलावा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर होगा हम वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन आ गई, आपको दिख रहा होगा इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब y 0 होगा। y 0 हुआ तो ये माइनस वाली टर्म 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं y की वैल्यू 0 करके क्यू मैक्स निकाल रही हूं। तो क्यू मैक्स क्या होगा यहाँ पर? f/2i इंटू d²/4, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 पुट कर दी मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैंने i की वैल्यू भी पुट कर दी है 1/12 bd³। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो गई 3/2 f/bd। f अगर शियर फोर्स है, bd एरिया होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो f/bd क्या आ गया है? q एवरेज आ गया मेरा। तो यहां से पता चल गया कि q मैक्सिमम इक्वल होगा 3/2 ऑफ q एवरेज। ये हमने निकाला है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। आपको सारे जो मोस्टली कॉमन सेक्शंस हैं उनके लिए वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये सब नहीं करोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बट फिर भी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है कि आजकल कुछ नए क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं एग्जामिनर्स, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें कोई सिंपल सेक्शन दे के आपसे कुछ पूछ लिया जाए क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो दो चीजें हमें पता चल गई यहाँ पर इससे कि पैराबोलिक वेरिएशन होगा और रेशियो ये होगा। अब वेरिएशन तो आगे भी पैराबोलिक ही रहेगा, कोई भी टाइप का सेक्शन हो, शियर स्ट्रेस है वो पैराबोलिकली ही वेरी करेगा। मैक्सिमम और एवरेज का रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट सेक्शंस के लिए।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्किल ट्राइंगुलर की बात करूं तो ट्राइंगुलर में क्या होगा, इसमें तो विड्थ जो थी, जेड जो था वो और यहाँ पे बी आ रहा था वो सेम आ रहे थे, बट उसमें अगर इस सेक्शन पे मैं निकाल रही हूँ शियर स्ट्रेस तो यहाँ पर जो विड्थ है वो नहीं होगी, मुझे यहाँ की विड्थ भी निकालनी पड़ेगी। तो ये फंक्शन है वेरी कर जाएगा, जो रेशियो है वो वेरी कर जाएगा, इक्वेशन वेरी कर जाएगी, बट रहेगा क्यू प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर के ही। अब अलग अलग सेक्शंस के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। अगर कोई बीम सेक्शन है सर्कुलर तो उसमें इस तरीके से ही होगा वेरिएशन, तो पैराबोलिक ही। मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस आएगा वो सेंटर पे आएगा और उसकी वैल्यू होगी 4/3 ऑफ क्यू एवरेज। यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरीके से लिख दिया है 3πr²। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि ये तो क्या है मेरा F/πr², फोर्स अपॉन एरिया, एवरेज शियर स्ट्रेस है, तो 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसके बाद ट्राइंगुलर वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इसमें जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अक्कर वो न्यूट्रल एक्सिस पे ना होके वो सेंटर से h/2 डिस्टेंस पे होता है। ध्यान रखनी है ये चीज बहुत अच्छे से कि मिड पॉइंट पे होता है। अब इस पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहां पर अकर हो रहा है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आपको अगर ये पता है कि मिड पॉइंट पे ये अकर हो रहा है तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस टॉप और बॉटम से h/2 होगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो सेंट्रोइड होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो तो h/3 से पास हो रही है, तो ये h/3 से पास हो रही है न्यूट्रल एक्सिस, ये यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर हो रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो अब आप निकाल सकते हो। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी छूट रहा है, वो ये कि न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है शियर स्ट्रेस, Na पे इस पे शियर स्ट्रेस होता है वो 8/3 क्यू एवरेज होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आई सेक्शन। आई सेक्शन में क्या होता है कि जैसे रेक्टेंगुलर में था वैसे ही हो रहा है, बट एक पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट कि यहाँ से यहाँ पर अगर कोई सेक्शन ले रहे हो आप, इसको बोलते हैं फ्लेंज, इसको बोलते हैं वेब, ये भी फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है। तो अब यहाँ पर अगर कोई जॉइंट पे आप ले रहे हो पॉइंट, तो अगर वो फ्लेंज में लोकेटेड है तब तो शियर स्ट्रेस कम होगा, इतना ही होगा, और जो ही वो पॉइंट नीचे वेब में आएगा उसका शियर स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा। याद है ना, अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था IZ/AY बार, तो IZ यहाँ पर था, Z क्या था, विड्थ थी, तो यहाँ पर तो अगर मैं सेक्शन लूंगी तो विड्थ है मेरी इतनी ज्यादा, तो इसलिए मेरा शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी। वहीं पर अगर मैं वेब पे आ जाऊंगी एकदम जस्ट नीचे, तो उसमें Z की वैल्यू काफी कम है, तो Q की वैल्यू है वो काफी ज्यादा आएगी, तो इसलिए यहाँ पर सडनली एकदम से ये इंक्रीज होता है शियर स्ट्रेस में। अब अगर सर्कुलर सेक्शन की हम बात करें और वो बीच में से होलो हो, तो उसमें इस तरीके से शियर स्ट्रेस होगा कि इनिशियल कम है और जो ही होलो सेक्शन आता है एकदम से शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर सेगमेंट लूंगी तो उसकी विड्थ ये होगी, बट अगर यहाँ पे ले रही हूं तो उसकी विड्थ है वो कम होगी काफी। तो इस तरीके से जहां पर भी विड्थ रिड्यूस हो रही है या फिर आपको होलो पार्ट दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर सॉलिड था, यहाँ पर ये खाली स्पेस आ गया दोनों साइड, वहीं पर एकदम से शियर स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे हम टी सेक्शन का भी देखें तो यहाँ पर तो सॉलिड सेक्शन था, यहाँ खाली जगह आ गई और एकदम से यहाँ पर फिर शियर स्ट्रेस बढ़ जाता है, और टॉप और बॉटम पे 0 होता है, ये पॉइंट याद रखना है। अब इससे अलावा बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा जो आप नहीं कर पाओ, आपको जस्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए, अजम्पशंस पता होने चाहिए और फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट और आपको खुद लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक सिमेट्रिक सेक्शन है जिसकी डेप्थ 200 mm है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2.26 इंटू 10⁻⁻⁻ है, -5 है, लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं हमें। ये है D है, ये 200 mm है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमें दिया गया है FB,
130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रख लेते हैं, सारी ऐसा यूनिट में रख लेंगे हम वैल्यूज। तो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर। बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन करना है हमें, तो m/i इज इक्वल टू F/y। m यहाँ पर आ जाएगा F 130 इंटू 10⁻6 इंटू 2.26 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई डेप्थ यहाँ पर mm में दी गई है 200। इसका हाफ जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है वो हो जाएगी, इस तरीके से होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली डिस्टेंस होती है y, एक्सट्रीम फाइबर जो है उसमें बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। तो 200 का हाफ हो जाएगा 100 mm, और हम सारी यूनिट मीटर में ले रहे हैं तो हम इसको भी 0.1 मीटर ले लेंगे। तो डिवाइडेड बाई 0.1, इसको आप सोल्व करोगे तो 29.380 इंटू 38 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर आएगा, जिसको किलो न्यूटन मीटर में करोगे तो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे हम और डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि 1/r ऑफ बीम किसके इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन तो हमने पढ़ी है, अपॉन y। 1/r होता है, ये कर्वेचर है, जैसे कि ये बीम है, ये इस तरीके से बेंड हो रही है, तो ये एक पार्ट ऑफ सर्कल होगी, एक सर्कल का आर्क के जैसी शेप होगी इसकी। ऐसे में अगर पूरा बनाऊं तो ये सर्कल बनेगा। तो ये जो जिस सर्कल का पार्ट बन रहा है, ये आर्क, उसकी रेडियस है वो r होती है, और ये रिलेशन होता है इनमें। तो यहाँ पर r 1/r पूछा है, 1/r कर्वेचर होगा, r है वो रेडियस होगी। 1/r इक्वल आएगा mr अपॉन आई के, सॉरी 1/r इक्वल आएगा m अपॉन ई आई के, m अपॉन ई आई के इक्वल आ गया। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का है कि ई आई को बोला जाता है फ्लेक्सर रिजिडिटी। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई बीम कितनी रिजिड है, कितने अच्छे से वो फ्लेक्सर जो उस पर मोमेंट एक्ट कर रहा है उसको है वो रेजिस्ट कर पाती है, कम डिफ्लेक्शन आ गया उसमें। तो m अपॉन ई आई है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि दो बीम है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों का, एक का शेप है वो सर्कुलर है, दूसरे का स्क्वायर है। फर्स्ट है वो सर्कुलर है, सेकंड वाली है वो स्क्वायर शेप की है, और इनका एरिया सेम है, सेम एरिया है, और बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है वो भी सेम है दोनों पर। हमसे पूछा है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आएंगे इनमें, उसमें ज्यादा किस में होगा, कम किस में होगा। तो सबसे पहले तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम डी और एल में रिलेशन निकाल लेंगे। ये एल है इसकी स्क्वायर की साइड, और ये है इसका डायमीटर है, ये डी है, स्मॉल डी। डी से एरिया आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा एल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। एल आ जाएगा 4/π का रूट इंटू डी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा रेशियो, जो रिलेशन आएगा d इज इक्वल टू 1.128 एल। अब m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। तो अगर m सेम एक्ट कर रहा है तो जो भी बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे i अपॉन वाई के। मतलब मैं अगर दोनों का z निकाल लूं तो जिसके z की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें स्ट्रेसेस कम आएंगे, और जिसकी कम होगी उसमें ज्यादा आएंगे। तो z होगा i अपॉन वाई। पहले मैं सर्कुलर के लिए लिख लेती हूँ। सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 d⁻⁴। y हो जाएगा d/2। y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर है, जो टॉप या बॉटम फाइबर है उसकी डिस्टेंस, तो d/2 हो गया। यहां से आ जाएगा π/32 d⁻⁴ 3। इसी तरीके से मैं अब z लिखती हूँ स्क्वायर सेक्शन के लिए। ये आ जाएगा π/12 l⁻⁴ अपॉन l/2, तो ये आ जाएगा l³/3, सॉरी l³/6। अब यहाँ पर आप d की वैल्यू रख दोगे π/32 1.128 l, और इसका क्यूब।
इसको आप सोल्व करोगे तो ये 0.141 एल रेज टू पावर 3 इस तरीके से कोई टर्म आएगी, और ये है 1/6 एल क्यूब। तो ये वाला जो स्क्वायर का आ रहा है वो ज्यादा आएगा, तो z जो है वो स्क्वायर वाले का ज्यादा आ रहा है सर्कुलर से, तो इट मीन्स सर्कुलर वाला है उसमें ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेज आएंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेज इन द सर्कुलर बीम मोर देन दैट ऑफ द स्क्वायर बीम। मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेसेज आएंगे वो सर्कुलर में ज्यादा होंगे। अब इतना सब आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे और आपसे जस्ट वैल्यूज तो पूछी भी नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये ध्यान दोगे कि एरिया तो इक्वल है बट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही हमें आई ज्यादा मिलेगा, और आई अगर ज्यादा हुआ तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कम आएंगे। एफ और आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर तो देखो, देख रहे हो आपकी इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो न्यूट्रल एक्सिस पर ज्यादा एरिया इसके आसपास ही डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूट्रल एक्सिस के, जबकि इसमें एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें टॉप पर भी एरिया उतना ही है जितना न्यूट्रल एक्सिस पे, विड्थ सेम है। बट सर्कुलर सेक्शन में यहाँ पर तो ये है इसकी, अगर मैं विड्थ की बात करूं, और यहाँ पर इसकी विड्थ बिल्कुल मिनिमम हो जाती है ऊपर जाते जाते। तो इसके कारण सर्कुलर सेक्शन है उसका आई कम आएगा और उसका जेड कम आएगा, और उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो ज्यादा आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम है उस पर क्या होगा। तो क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस पर जो फाइबर सेक्ट है जो वहां पर क्या होगा, कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी नहीं होगा, टेंसाइल भी नहीं होगा। इस तरीके से होते हैं स्ट्रेसेस। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से बेंड हो रही है तो यहाँ पर कंप्रेसिव आएगा, यहाँ पर टेंसाइल आएगा, तो ये टेंसाइल होगा, ये कंप्रेसिव होगा। न्यूट्रल एक्सिस तो बीच में आ रही है जिस पर ना तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो कोई स्ट्रेन भी नहीं होगा वहां पर, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि EI का प्रोडक्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया है, ये होता है फ्लेक्सर रिजिडिटी, और ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई बीम है वो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस देगी किसी मोमेंट के अंडर डिफ्लेक्ट होने के लिए। मतलब EI की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो कम डिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक प्रिज्मेटिक बार है उसको प्योर बेंडिंग में हम एज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या शेप लेगा। एक तो हम बेंडिंग वाली जो थ्योरी है जिसमें हम ये वाली इक्वेशन डिराइव करते हैं, इसमें हम मानते हैं कि हमारी जो बीम है वो प्योर बेंडिंग में है, ये अजम्पशन है। प्योर बेंडिंग का मतलब कि जो नॉर्मल लोडिंग होती है हमारे बीम पे वो नहीं है। नॉर्मली तो लोडिंग ऐसा होता है ना कि पॉइंट लोड लग रहा है या यूडीएल लग रहा है, नीचे से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो इस केस में तो शियर भी आएगा और बेंडिंग भी आएगा। लेकिन बेंडिंग की थ्योरी में एजम्पशन लेते हैं कि ओनली बेंडिंग ही आ रहा है, इट मीन्स इस तरीके की लोडिंग ना होके सिर्फ मोमेंट ही एक्ट कर रहा है। ये तो प्योर बेंडिंग की बात हो गई। अब प्योर बेंडिंग की में हमने देखा कि बीम जब डिफ्लेक्ट होगी तो वो इस तरीके से होगी कि वो आर्क ऑफ ए सर्किल की शेप में होगा, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि दो बीम है उनका क्रॉस सेक्शन है वो इक्वल है, मोमेंट ऊपर उन पर जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है वो भी इक्वल है। तो एक बीम है वो स्क्वायर सेक्शन की है, दूसरी है सर्कुलर सेक्शन, तो ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा होगा। एक तो हम पीछे क्वेश्चन भी करके आए हैं जिसमें हमने सेक्शन मॉड्यूलस निकाला था दोनों बीम का, एक सर्कुलर बीम थी और एक स्क्वायर बीम, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम था। तो उससे भी हमें पता चलता है कि जेड है वो स्क्वायर वाली बीम का ज्यादा आया था कंपेयर टू जेड सर्कुलर। तो हमें पता है कि जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर दे रही हूँ तो स्क्वायर वाली जो है वो ज्यादा लोड बियर कर पाएगी, तो ज्यादा इकोनॉमिकल होगी। दूसरा इसमें हिंट आप ये भी याद रख सकते हो, इससे भी समझ सकते हो कि न्यूट्रल एक्सिस जो है उससे जितना ज्यादा दूर एरिया सेंटर्ड होगा उसकी आई की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। इसमें आप देखो तो सर्कुलर सेक्शन में विड्थ सबसे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस के आसपास है और स्क्वायर सेक्शन में यूनिफॉर्मली है।
तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड ज्यादा एरिया सेंटर्ड है कंपेयर टू दिस। जैसे कि हम टॉप पे एक सेगमेंट लें, यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया तो इसकी विड्थ इतनी आ रही है, सेम डेप्थ में मैं इसमें लूं तो इसमें विड्थ कितनी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया सेंटर्ड होगा आई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, और आई बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन इकोनॉमिकल होगा? स्क्वायर सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि बीम सेक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? तो बीम सेक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आई अपॉन वाई के रेशियो पर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई है एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस, और इनके रेशियो को हम जेड बोलते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है, तो इसको हम सेक्शन मॉडुलस होता है, ये बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का अजम्पशन नहीं है? तो मटेरियल को हम होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मानते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल होती है टेंशन में और कंप्रेशन में, इसलिए तो हम मानते हैं कि स्ट्रेसेज अगर सेम है तो स्ट्रेन भी सेम आएगा दोनों में। स्ट्रेस डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो, और स्ट्रेन डायग्राम भी इस तरीके से बनता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ई जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है उसमें ई की वैल्यू सेम है टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड में। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। सी में दिया है कि ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर ये बीम सेक्शन है, ये इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, तो ये एक दूसरे पे मतलब फोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, ये इंडिविजुअली फ्रीली अपने एक्सपैंड कर रही हैं। और डी में दिया है कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि प्लेन था बिफोर बेंडिंग, वो आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन होता है। 10th में दिया है क्वेश्चन नंबर में 10th में कि सर्कुलर सेक्शन में क्या रिलेशन होगा टो मीन और टो एवरेज का? तो सर्कुलर सेक्शन के लिए ये 4/3 ऑफ एवरेज होता है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 3/2 ऑफ एवरेज होता है, वो टो मैक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बी हो जाए, सॉरी यहाँ ये बी हो जाएगा आंसर। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है। सर्कुलर सेक्शन है तो इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होगा मिड में, और इस तरीके से पैराबोलिकली वेरिएशन होगा, यहाँ पर टॉप और बॉटम में 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम होता है जो बीम सेक्शन में, उसकी शेप कैसी होती है? तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है इस तरीके से, वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसको इस तरीके से रखा गया है कि उसका डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टली है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा? इस तरीके से हमने रखा है, ये स्क्वायर सेक्शन है इसको, कि ये डायगोनल है और ये हॉरिजॉन्टल है, और ऐसा शेप बन रहा है। ये टोटल डिस्टेंस है, ये h/2 होगी अगर टोटल h है, तो टोटल h है और ये h/2 है, और इधर वाली भी h/2 है। अब ये ऐसा सेक्शन है कि इसका अलग सा ही एक वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शियर स्ट्रेस का, कि मैक्सिमम होगा ये 3h/8 पे, ऊपर से 3h/8 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा, नीचे से हम कह सकते हैं कि h/8 पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि टोटल तो h/2 है, और मैक्सिमम की वैल्यू होगी 9/8 ऑफ एवरेज, और ऐसा पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, और नीचे में भी सेम पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। तो ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम है वो अकर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कोई ट्राइंगुलर सेक्शन है, तो उसमें शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो ये कोई ट्राइंगुलर सेक्शन है, इसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो यहाँ पर होता है मिड में, ऊपर से h/2 डिस्टेंस पर भी, और नीचे से भी h/2 डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, जब हम सर्कुलर सेक्शन और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस जहाँ लाई कर रही है वहीं पर शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होता है, सेंटर पे होगा, मिड पॉइंट जो होगा बीच में। जबकि ट्राइंगुलर सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। ट्राइंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ पर लाई करेगी, ये सेंट्रोइड है,
जो कि यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे है, यहाँ से 2h/3 डिस्टेंस पर है। तो न्यूट्रल एक्सिस तो इससे पास हो रही है और इसके ऊपर ये पॉइंट आएगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो कभी-कभी आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है। तो आप निकाल सकते हो आप, ये वाली डिस्टेंस है h/3 और ये वाली डिस्टेंस है h/2, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि कास्ट आयरन का ब्लॉक है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है 10 टन का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? यहाँ पे 0 नहीं है, अदरवाइज़ कुछ लोग 0 भी आंसर कर देंगे कि हाँ, जिसने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन्हें लगेगा कि नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है तो शियर स्ट्रेस क्यों आएगा? समझिए इसको। सबसे पहले तो सिग्मा निकालेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है? लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड टन में दिया है, तो हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। 1 टन इक्वल होता है 1000 केजी के। इतना केजी आ गया, डिवाइडेड बाय जो एरिया है 5, तो 2 इंटू 10⁻³ ये मेरा सिग्मा आ गया है नॉर्मल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अगर इधर ही सिग्मा लग रहा है, इधर 0 है ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 0 है। तो इस केस में मोहर सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 0 0 से पास हो रहा है और ये सिग्मा 1 0 है। इस केस में नॉर्मल शियर स्ट्रेस जो होगा वो इक्वल आएगा आपका सिग्मा बाई 2। सिग्मा है 2 इंटू 10⁻³ तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि ट्रांसवर्सली लोडेड है। बीम है तो इसी तरीके से लोडिंग होती है उसमें ट्रांसवर्सली। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो एक्सट्रीम फाइबर जो है वहां पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो डेवलप होगा। और कौन सा एक्सट्रीम फाइबर? ऊपर वाला। यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, यहाँ पर टेंशन आएगा, तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक टी सेक्शन है तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर अकर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। ये जैसे टी सेक्शन है, मैंने बताया कि न्यूट्रल एक्सिस है वो वहां से पास होती है उस पॉइंट से जहां से सेंट्रोइड लोकेटेड है। अब इसका मान लिया कि टोटल हाइट है ये h है, इसका सेंट्रोइड कहाँ कहाँ पे होगा? मिड में तो नहीं होगा, मिड में तो तब होता जब ये सेक्शन इस तरीके से आई सेक्शन होता तो अब इसका है मिड में तो नहीं होगा तो इसका सेंट्रोइड होगा। वो मुझे इतना पता है कि ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इससे कहीं ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एरिया ज्यादा है तो सेंट्रोइड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रोइड वो पॉइंट है जिसके अबाउट एरिया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो जिधर भी एरिया ज्यादा है उधर ये शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये आई सेक्शन होता तब तो बीच में होता, अब ये टी सेक्शन है तो यहाँ पर ये एरिया एक्स्ट्रा दिया गया है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लिया हमें पता चल गया कि सेंटर से कहीं ऊपर आएगा। ये अगर h/2 है, टोटल हाइट है वो h है, तो ये इससे ऊपर आएगा। अब इसका डायग्राम बनेगा जो स्ट्रेस डायग्राम, वो कैसा बनेगा? ऐसे। ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है और ऐसे बनेगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, टेंसाइल कंप्रेसिव नहीं पूछा है, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो पूछा है। मैक्सिमम किस पे होगा? अब यहाँ पर आएगा मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम क्यों आएगा? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। एफ बी अपॉन वाई एम अपॉन आई, ये होता है फॉर्मूला। तो एफ भी वाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो कंप्रेशन वाला जो एक्सट्रीम फाइबर है उसके लिए वाई की वैल्यू कम होगी, टेंशन वाले के लिए ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा कि वेब जो है ये वाला पोर्शन होता है, इसको वेब बोलते हैं, ये फ्लेंज होता है। तो वेब के एक्सट्रीम फाइबर पे आएगा, तो एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द वेब आएगा सी और वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए है कि एक होमोजेनियस सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम है जिसकी विड्थ बी है, डेप्थ डी है और स्पैन एल है। कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। लोड कहीं पर भी लग सकता है। मैक्सिमम फ्लेक्सिव स्ट्रेस डेवलप होगा वो पूछा है।
तो सोम में रिलेटेड हैं चीज़ें। मैं जिस कंटिन्यूटी में वीडियो बना रही हूँ, आप उसी में देखते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बीएमडी कैसा बनेगा। बीएमडी है, उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी अगर लोडिंग सेंटर पे है तो। सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे लोडिंग होती है, तो मैक्सिमम आता है बेंडिंग मोमेंट और उसका मैग्नीट्यूड होता है WL/4। मैग्नीट्यूड तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे यहाँ पर W लग रहा है, तो ये W/2 हो गया, ये W/2 हो गया। इस सेक्शन पे अब मोमेंट आएगा, वो आएगा W/2 इंटू L/2, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 होगी। तो मोमेंट मुझे पता चल गया WL/4 होगा। अब ये फॉर्मूला मैं लगा के F निकाल सकती हूँ। F इक्वल आ जाएगा यहाँ से M इंटू वाई अपॉन आई। M की जगह मैं WL/8 लग देती हूँ। I की जगह आ जाएगा D डेप्थ है, इस तरीके से सेक्शन है, ये B है, ये D है, तो Y आ जाएगा D/2 डिवाइडेड बाई B D³/12। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3/2 WL/BD² आएगा। और B और D तो एज इट इज रखना है, W की आप वैल्यू रख दोगे 200, तो ये यहाँ पर आ गया 100 और 300 L/BD², C आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक बीम है जिसकी शेप सर्कुलर है, रेडियस R है, तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा? सेक्शन मॉड्यूलस Z होता है M/Y, सॉरी I/Y, I/Y, I हो जाएगा π/64 D⁴ डिवाइडेड बाई D/2। ये सर्कुलर सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस बीच से पास होगी और एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस होगी वो y होगी, जो कि हाफ ऑफ डाया होगा, ये D/2 होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 32 D⁻³ D की जगह अगर मैं 2R रखूँ तो 2R⁻³ तो πr³ अपॉन ये 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक स्टील वायर है जिसका 20 mm डायमीटर है, सर्कुलर शेप में बेंड कर रहे हैं, जिसका रेडियस 10 मीटर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁶ kg/cm² है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्या होगा? वायर को हम एक इस तरीके से बेंड कर रहे हैं और ये बेंड किया हुआ शेप जिस सर्किल का आर्क है उसकी रेडियस दी गई है, तो ऐसे में हम ये जो इक्वेशन होती है हमारी, इसमें R वाली टर्म यूज करेंगे और पूछा गया मैक्सिमम स्ट्रेस, तो ये पार्ट यूज करेंगे हम इक्वेशन का। F भी हमसे पूछा है, ये इक्वल हो जाएगा E इंटू Y/R। E दिया है 2 × 10⁶, Y यहाँ पर है, ये अगर इस तरीके से सर्कुलर सेक्शन है तो y हो जाएगा डाया का हाफ, डाया है 20 mm, तो इसका हाफ हो जाएगा 10 mm और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा 0.01 मीटर, 0.01 आ गया, डिवाइडेड बाई r, रेडियस दी गई है 10 मीटर, तो आप 10 रख दोगे इसको, ये आ जाएगा 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 10, यानी 2 × 10⁻³ बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिस्ट दी है और इनको मैच करना है। टेंसाइल स्ट्रेसेज होंगे तो एलोंगेशन होगा, बी का 1 होगा, बी का 1 होगा तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, इट मीन्स ए का 2 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मॉडुलस ऑफ रप्चर होगा। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है? वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है जो कि किसी मटेरियल पे ये यील्ड हो इससे पहले अप्लाई किया जा सके, या जो यील्ड जिस स्ट्रेस पे होगा वो स्ट्रेस ही मॉडुलस ऑफ रप्चर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेट करेगा मॉडुलस ऑफ रप्चर को, क्योंकि जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो हम आइस की बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और उसमें स्ट्रेसेज होंगे वो मॉडुलस ऑफ रप्चर होंगे। अब हमें डिसाइड करना है सी और डी का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज जीरो कहाँ पर होंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज यानी नॉर्मल स्ट्रेसेज,
ये जैसे कोई मटेरियल है तो इस डायरेक्शन में लगते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस सरफेस के नॉर्मल, तो ये लेंथ के अलोंग होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं, जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, वो 0 होते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे। तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। टॉप फाइबर का हो जाएगा 0 शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए है कि कैंटिलीवर बीम है 2 मीटर जिसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन है वो होलो स्क्वायर है कि इस तरीके से स्क्वायर तो शेप है और बीच में से होलो है, ऐसा बन रहा है और ऐसा बन रहा है। ये यहाँ से बीच में से होलो है, इधर से फिल किया हुआ है। 2 मीटर लेंथ है और इसकी ये वाली डायमेंशन हमें दे दी है 60 mm। मैक्सिमम जो बेंडिंग स्ट्रेस हम अप्लाई कर सकते हैं, सेफ बेंडिंग स्ट्रेस 100 है। आई की वैल्यू 6 × 10⁵ mm रेज़ टू पावर 4 है। तो कंसंट्रेटेड लोड क्या होगा? तो हम मोमेंट निकाल लेते हैं, पहले सेफ मोमेंट फिर लोड निकाल लेंगे। तो F/y इज इक्वल टू m/i। यहाँ से m आ जाएगा F × i/y। F की वैल्यू है 100 इंटू I की वैल्यू है 6 × 10⁵ और y है ये 60 mm है टोटल डिस्टेंस। तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे मिड में होगी और ये डिस्टेंस y इसका हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 30। y की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से 2 आ गया और ये आ गया 2 × 10⁶ न्यूटन पर mm का मोमेंट आ गया। अब अगर कैंटिलीवर बीम है 2 मीटर लॉन्ग है, ये वाली लेंथ 2 मीटर है, तो यहाँ पर लोड अगर W लग रहा है तो मोमेंट होगा W × 2। दिस शुड बी इक्वल टू 2 × 10⁶। बट अब यहाँ पे 2 है वो मीटर में है तो हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2000 आ गया इज इक्वल टू दिस, यहाँ से W आ गया 1000। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ है 100 mm, मैक्सिमम शियर फोर्स 60 किलो न्यूटन लग रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये आ रहा है, तो डेप्थ ऑफ बीम क्या होगा? शियर स्ट्रेस के भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बस 2-3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर बीम है, इसकी विड्थ मुझे दे दी है 100 mm, शियर फोर्स एक्ट कर रहा है 60 किलो न्यूटन, तो एवरेज इस पर जो शियर स्ट्रेस आ रहा होगा वो आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शियर फोर्स न्यूटन में डिवाइडेड बाई सेक्शनल एरिया। ये डेप्थ अगर डी है तो सेक्शनल एरिया हो जाएगा 100 × डी। ये एवरेज शियर स्ट्रेस आया है अभी और क्वेश्चन में मुझे दिया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर में मैक्सिमम अपॉन एवरेज का रेशियो होता है वो 3/2 होता है। तो एवरेज को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा जिसकी वैल्यू 4 दी गई है। अब यहाँ पर आप डी निकाल सकते हो, 60 × 10⁻³ × 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 × 2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये इसको करोगे तो 30 आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 4, 900 डिवाइडेड बाई 4, एक 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 225 आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ 200 mm है, डेप्थ 300 mm है, शियर फोर्स 200 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम शियर प्रोड्यूस्ड क्या होगा? तो सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे हम। तो एवरेज आएगा 200 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200 × 300, यानी इसकी यूनिट आ गई न्यूटन पर mm², क्योंकि हमने किलो न्यूटन को यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। अब मैक्सिमम आ जाएगा इसका 3/2 टाइम्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है,
तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और ये 1000 डिवाइडेड बाई 300। इसको सोल्व करोगे फर्दर तो ये 100 आएगा, ये 10 आएगा, और 5 आ गया, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन पर mm स्क्वायर है वो मेगा पास्कल के इक्वल होता है। नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि पास्कल है ये ऐसा यूनिट है प्रेशर की। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसमें और न्यूटन पर mm स्क्वायर में मैं रिलेशन निकालूं तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 1 मीटर इक्वल होता है 1000 mm के, तो न्यूटन अपॉन 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर के, कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10⁻6 को हम मेगा से डिनोट करते हैं। ये पास्कल हो गया, और 10⁻6 है तो ये मेगा पास्कल हो गया। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस है, उस पर शियर स्ट्रेस क्या होगा अगर इसका बेस है वो 40 mm है, हाइट है वो 20 mm है। हमने देखा कि इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि ऊपर से h अगर इसकी टोटल हाइट है तो h/2 पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और उसके बाद इस तरीके से पैराबोलिकली वेरी करेगा। क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम ना पूछ के न्यूट्रल एक्सिस पे पूछा है। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से 2h/3 डिस्टेंस पर होती है, मतलब इस पॉइंट से कुछ नीचे होगी जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो यहाँ पर होती है न्यूट्रल एक्सिस, और ये रेशियो होता है टो एवरेज टो एट न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये इक्वल होता है 4/3 ऑफ टो एवरेज। तो ये 4/3 का आपको फैक्टर याद रखना है, और अब आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो न्यूट्रल एक्सिस पे। 4/3 इंटू टो एवरेज हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये एवरेज शियर स्ट्रेस आएगा, और इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पर जो शियर स्ट्रेस है। तो 4/3 देन टो एवरेज, तो ये 3 इंटू 10⁻3 को हम एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 10⁻3, ये 10 आएगा, और ये 400 आएगा, 4 इंटू 100, 3 से 3, और ये 10 आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि दो बीम है, वो आइडेंटिकल लोड कैरी कर रही हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, डेप्थ ए की जो ए बीम है उसकी डेप्थ और दूसरी बीम की बी की डेप्थ है वो सेम है, बट उनकी विड्थ इस तरीके से है कि ए हैज द डबल द विड्थ ऑफ बी। ये अगर बी है विड्थ है, तो ए की जो विड्थ है दैट इज डबल द विड्थ ऑफ बी, ट्वाइस है इसका। तो स्ट्रेंथ का रेशियो पूछा है, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा सेक्शन मॉडुलस पर, तो सेक्शन मॉडुलस का रेशियो निकालना है जेड ए और जेड बी का, तो ये आएगा 1/12 ए डी ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1/12 बी डी बी क्यूब। डी ए और डी बी तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/12 से 1/12 कैंसिल हो गया, और जेड ए अपॉन जेड बी का रेशियो आ जाएगा बी ए अपॉन बी बी, और बी ए अपॉन बी बी का रेशियो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 है, तो 2 ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल जिसका बेस है इस तरीके से, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एट मिड हाइट ऑफ द सेक्शन टू शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। इस टाइप के दो क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं, और आपको अगर वो दोनों आते हैं तो आप ये कर लोगे। क्या होता है, ये तो है ट्राइंगल, h/2 पे तो होता है टो मैक्स जो कि इक्वल होता है 3/2 टो एवरेज के,
दूसरा है न्यूट्रल एक्सिस पे। न्यूट्रल एक्सिस होगा यहाँ से टू एच बाई थ्री डिस्टेंस पर, ये एन ए होगा न्यूट्रल एक्सिस, और इस पर जो टो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 ऑफ टो एवरेज। अब क्वेश्चन में हमने आपको किसका रेशियो पूछा है? मिड हाइट सेक्शन टू न्यूट्रल एक्सिस, तो मिड हाइट का तो हो गया 3 टो एवरेज डिवाइडेड बाई 4/3 टो एवरेज, तो 3/2 इंटू 4/3 उल्टा हो जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 9/8, 80 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि बेंडिंग स्ट्रेसेज हैं प्योर बेंडिंग के कारण जो आएंगे एट टॉप एंड बॉटम फाइबर्स, उनमें क्या रिलेशन होगा? इक्वल होंगे, फर्स्ट में दिया इक्वल टू ईच अदर, सेकंड में दिया इक्वल इन सेक्शंस विच आर सिमेट्रिक अबाउट लोड एक्सिस, सी में दिया इक्वल और नॉट इक्वल डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स आते हुए भी एग्जाम में गलत करके आते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और टिक कर दिया, क्योंकि इन जनरल जो हम केसेस लेते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि सिमेट्रिक सेक्शन लेते हैं हम, जैसे कि रेक्टेंगल लिया, जैसे कि स्क्वायर लिया, तो उनमें ऐसा बनता है हमारा लोडिंग डायग्राम सेंटर के अबाउट, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं हमारे जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अब आप अगर सारे ऑप्शंस पढ़ के टिक करोगे तो आप सही आंसर करोगे, और इसलिए जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो या टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इस चीज को हैबिट बनाना है कि सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करें। और भी अच्छा होगा अगर आप उल्टा आंसर्स को पढ़ें, जैसे कि ऑप्शंस पढ़ रहे हो आप नीचे से स्टार्ट करो, ये आप खुद फील करोगे कि कितनी इफेक्टिव टेक्निक है। अब इसमें क्या होगा, अगर सिंपल सेक्शन है तब तो होता है जनरली, बट हमेशा नहीं होगा। अगर मैं टी सेक्शन की बात करूं तो टी सेक्शन में यहाँ मेरा सेंट्रोइड है, यहाँ से एन ए पास होगी। अब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेज होंगे वो तो इतने से ही होंगे अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो, और जो टेंसाइल है इनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है तो सेम नहीं होंगे ना, दोनों इक्वल टू ईच अदर नहीं होंगे, तो डी होगा नॉट नेसेसरीली इक्वल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक फिक्स्ड एंड है एक कैंटिलीवर बीम का, उस पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, स्पैन एल है, सब्जेक्टेड है एक वर्टिकल कंसंट्रेटेड लोड पी से एट द फ्री एंड, ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर पी लोड लग रहा है, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस पूछे हैं फिक्स्ड एंड पे, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज स्क्वायर और साइड है वो ए है, इस तरीके से है कि इसका डायगोनल है वो प्लेस किया गया है हॉरिजॉन्टली। जनरली हम स्क्वायर सेक्शन की बात करते हैं, कुछ नहीं दिया तो हम ऐसे मानेंगे स्क्वायर सेक्शन को, बट यहाँ पर कंडीशन दी है कि इसका डायगोनल हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो ये साइड ए है, ये वाली साइड ए है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो यहाँ इसका आपको आई निकालना आना चाहिए, और दूसरा आपको इसके लिए वाई कैलकुलेट करना आना चाहिए। वाई क्या होगा, एक्सट्रीम जो टॉप फाइबर है उसकी डिस्टेंस, और बॉटम वाले के लिए भी उसकी डिस्टेंस होगी, ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पर दोनों इक्वली ही होंगे, टॉप और बॉटम वाले जो एक्सट्रीम फाइबर है उनकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको क्या, एक तो आई निकालना है, तो आई कैसे निकालोगे, आई है, सबसे अच्छी बात है कि ऐसे रखा हो कि ऐसे रखा हो, दोनों केस में इक्वल ही आता है। ये इक्वल क्यों आता है, अगर आप एक बार निकाल के देख लोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा इजीली याद रहेगा। अब कैसे आता है इक्वल, अगर मैंने ऐसे डायगोनली रखा गया है ऐसे ऐसे, तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल सकते हो कि इसका डायगोनल होगा, ये ए है ये ए है, तो इसका डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा √2a के इक्वल, तो ये डायगोनल होगा, ये √2a होगा, ये डिस्टेंस है ये √2a होगी, और ये इसका हाफ है, तो ये √2a/2, तो a/√2 हो जाएगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस है ये a/√2 हो गई, और ये टोटल √2a है, ये वाली डिस्टेंस भी √2a है। अब इस तरीके की शेप का आपको ट्राइंगल का जरूर फॉर्मूला याद होगा,
ट्राइंगल अगर ऐसे रखा हुआ है, जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट होता है बी एच क्यू बाई 36। अगर ये बी है और हाइट है वो एच है, बी एच क्यू बाई 36 होता है। ये उस एक्सिस से जो सेंट्रोइड से पास हो रही है। बट अभी हमारा ट्राइंगल कैसा है, अभी हमारे ट्राइंगल ऐसा है कि यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, तो मुझे चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट में निकालूं तो मैं उसको ट्वाइस कर दूंगी क्योंकि दोनों ऊपर नीचे ट्राइंगल बन रहे हैं। अब इसके अबाउट कैसे निकाल सकते हैं, पैरेलल मोमेंट थ्योरम से, जो कि कहती है कि अगर सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मुझे आई पता है, तो उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस जो कि उससे वाई बार डिस्टेंस पे है, उसके अबाउट मैं इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकती हूँ कि दैट विल बी इक्वल टू आई जी जी प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। आई जी मुझे पता है बी एच क्यू बाई 36 है, जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट। ए हो जाएगा बी एच बाई 2। वाई बार क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि मुझे पता है कि एच बाई 3 होती है, ऊपर वाली 2h बाई 3 होती है। तो यहाँ से ये आ गया h बाई 3 का स्क्वायर। इसमें बी एच क्यूब आप बाहर ले लीजिए, अंदर आएगा 1 बाई 36 प्लस 18 बी एच क्यूब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 36। तो बी एच क्यूब बाई 36 आया आपका, और ये इससे आएगा बी एच क्यूब बाई 12। अब बी एच क्यूब बाई 12 एक का आया है, दूसरे का भी सेम होगा, तो टोटल हो जाएगा 2 बी एच क्यूब बाई 12। अब ध्यान देना है इस बात पे कि यहाँ पर बी और एच क्या है, हमें एक ही टर्म में बी और एच लिखने हैं। तो एक ही टर्म में हम बी और एच लिखेंगे, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बी की जगह तो मेरा आएगा √2a, ये वाली डिस्टेंस, और हाइट इसकी आएगी a बाई √2। तो टोटल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू बी की जगह मैं यहाँ पे रख दूं √2a, ए की जगह रख दूं a बाई √2 का क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है 12। तो ये a रेज टू पावर 4 अपॉन 12 आएगा। √2 का स्क्वायर, √2 से एक √2 की पावर तो कैंसिल हो जाएगी, √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा। तो कितना इजी हो गया आपके लिए कि इस तरीके से भी अगर लिखा हुआ है आपका आई अफेक्ट नहीं होगा, कितनी अच्छी बात है आपके लिए। तो अब आपको आई मिल गया, अब तो इजी हो गई आपके लिए प्रॉब्लम। ये वाली डिस्टेंस भी हम निकाल के आए हैं यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस हमारी a बाई √2 थी, तो ये a बाई √2 हो गई। अब क्या करना है, m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, एफ भी पूछा है, एफ भी आ जाएगा m इंटू वाई अपॉन आई। एम है वो क्या होगा, पी लोड है, एल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो पी इंटू एल हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई √2, ये वाली डिस्टेंस a बाई √2 है, डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 4 अपॉन 12। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो पी एल ए क्यूब, तो ये आ जाएगा, और 12 बाई √2 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 6√2। तो ये आ गया यहाँ पर आपका ये वाला आंसर। एग्जाम में आप याद रखोगे आई की वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो नो डाउट, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि टॉप और बॉटम फाइबर्स हैं, उनमें बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होंगे। ये तो हम पहले करके हैं, गलती से रिपीट हो गए क्वेश्चन, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि बेंडिंग के टाइम पे किसी बीम में नाइदर एलोंगेट होगी नॉर कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ना एलोंगेट होगी ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। क्यों न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन आता है वो इस तरीके से है, तो ये एन है, ऊपर कंप्रेसिव है नीचे टेंसाइल है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे तो स्ट्रेस भी जीरो होगा, स्ट्रेन भी जीरो होगा, तो यहाँ पर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ब्रेड्थ 400 mm है, डेप्थ 600 mm है, तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा। जेड होता है बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन डी बाई 2, बी डी स्क्वायर बाई 6,
1/6, बी है 400, डी है 600 इंटू 600 इंटू 100, 24 इंटू 10⁶, डी आ जाएगा आंसर। यूके की एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक सर्कुलर बीम है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शीयर फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, शीयर स्ट्रेस क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको एवरेज शीयर स्ट्रेस रिपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया ही नहीं है कौन सा स्ट्रेस पूछा है, तो ऐसे में आप एवरेज वाला लिखोगे, वो निकाल तो आप लोगे ही। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद शीयर स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये यहाँ पर डी, हाँ यूनिट का थोड़ा देखते हैं। 10 है तो किलो न्यूटन है तो 10 को 10 में किलो न्यूटन में ही रखेंगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁴ से। 2 होता अगर सेंटीमीटर होता, स्क्वायर है तो 4 है, तो 10⁴ से डिवाइड करें या फिर हम ऐसे लिख दें इंटू 10⁻⁻4, तो 100 इंटू 10⁻⁻4, तो 100 इंटू 10⁴ अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि एक होलो सर्कुलर सेक्शन है जिसमें आउटसाइड ब्रेड्थ है वो बी है, डेप्थ है वो डी है, इनसाइड वाले डायमेंशंस बी एंड डी है, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। इस तरीके का सेक्शन है ये कि बीच में से तो होलो है और यहाँ से सॉलिड है, ये बी है अंदर, सॉरी ये डी है, डेप्थ लेते हैं ना, अंदर वाली स्मॉल बी है, स्मॉल डी है, देन ये वाली बी है और ये वाली है ये स्मॉल बी है। अब इस टाइप के होलो सेक्शंस में जेड निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अगर ये पूरा भरा हुआ होता उस केस में इसका सेक्शन मॉडुलस ये होता, अंदर होलो वाला पोर्शन है उसका सेक्शन मॉडुलस क्या है, उनका ये है। तो अब जितना सॉलिड है सिर्फ मुझे उसी का निकालना है, तो मैं दोनों का डिफरेंस कर दूंगी। पूरा सॉलिड होता तब तो ये होता, अंदर वाले का होलो वाले का बेंडिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये है, तो मैं होले वाले का माइनस कर दूंगी, तो अभी जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम दी है उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/12 BD क्यूब माइनस BD क्यूब। अब ध्यान से देखना है, मेरे से पूछा गया सेक्शन मॉडुलस, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे एक्सट्रीम टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर की डिस्टेंस, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि इसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो बीच में लोकेटेड होगी, सेक्शन सिमेट्रिक है। अब मैं डिस्टेंस कौन सी लूंगी, एक्सट्रीम टॉप फाइबर मेरा यहाँ पर है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल D/2 आएगी, तो अब मैं कैपिटल D/2 यहाँ पर लिखूंगी, तो ये आ जाएगा 1/6 BD क्यूब माइनस BD क्यूब डिवाइडेड बाई D, अब B आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि कौन सा स्ट्रेस है एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्ट्स और ए बॉडी when two parts exert equal and opposite force on each other laterally। टेंजेंसी डायरेक्शन में कोई दो बॉडी एक दूसरे के फोर्स लगा रहे हैं या एक बॉडी के दो पार्ट्स एक दूसरे पर टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके कारण स्ट्रेस आएगा, वो क्या होगा, तो ये तो समझा है हमने, ये शियर स्ट्रेस होता है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पर लोडेड है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कहाँ पर डेवलप होंगे। ये कैंटिलीवर बीम है, ये अगर यहाँ पर लोडेड है तो ये कैसे जाएगी, कैसे बेंट होगी, ये ऐसे बेंट होगी, ऐसे बेंट होगी, तो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनमें यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, ऊपर वाले में टेंशन आएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में उल्टा होता है क्योंकि वो ऐसे बेंट होती है। आपको विजुअलाइज कर पा रहे हो आई होप इस चीज को, कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने इसको ऐसे किया है तो यहाँ के पार्टिकल्स तो दूर जा रहे हैं, एक दूसरे खींच रहे हैं, और अंदर की साइड वाले हैं ये पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बॉटम में होंगे, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए है कि एक होमोजेनियस प्रिज्मेटिक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ है L,
विड्थ है b, डेप्थ है d और उस पर वर्टिकल पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड को हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसी जगह जिससे कि स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम आए। तो स्ट्रेसेस मैक्सिमम तब आएंगे जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आए। और ये आपको याद रखना है या फिर आप खुद से एक बार ट्राई भी कर सकते हो कि पॉइंट लोड है वो अगर अलग-अलग जगह पे लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कब मैक्सिमम आएगा। ये मैक्सिमम आता है, ये सेंटर पॉइंट पे आता है। इसको ये कैसे निकालते हैं पोजीशन, ये अभी आप स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ोगे। बट अभी के लिए आप याद रख लो या फिर आप 2-3 जगह पे रख के उसको प्लॉट कर लो बीएमडी, तो आपको समझ आ जाएगा कि सेंटर पे जब होता है लोडिंग तो मैक्सिमम होता है। तो पी को हम सेंटर पे रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने हैं और मैक्सिमम जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा। पी अगर यहाँ लग रहा है तो ये p/2 होगा, ये p/2 होगा, ये डिस्टेंस l/2 होगी। अगर टोटल डिस्टेंस l है तो ये भी l/2 होगी। तो मैक्सिमम मोमेंट सेंटर पे होगा और उसकी वैल्यू होगी p/2 इंटू l/2, तो ये आ जाएगा pl/4। क्वेश्चन में l कैपिटल दिया है तो हम कैपिटल लिख देते हैं। अब m/i इज इक्वल टू f/y। f हमसे पूछा गया है, m की वैल्यू है pl/4 इंटू y। अगर इस तरीके से सेक्शन है कि ये b है, विड्थ और डेप्थ है d, डेप्थ d है तो y हो जाएगा d/2 और 1/12 BD³ हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे आप यहाँ पर लिखोगे तो PLD डिवाइडेड बाई 8, 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा BD³ और इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 4 से 3 बार हो गया। PL ये D से हम कट करेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो PL 3PL/2 BD²। तो ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर उसकी विड्थ को 10 टाइम से हम इंक्रीज कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखें, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अब ये बहुत ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगेगा ऐसा है कि अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं विड्थ को तो शियर स्ट्रेस है वो घट जाना चाहिए, बट हो क्या रहा है, एरिया तो हम सेम रख रहे हैं। इस तरीके से सोचो, आपकी एरिया सेम रख रहे हैं और तो एवरेज मेरा इक्वल होता है f/एरिया। एफ सेम है, एरिया सेम है, एवरेज तो चेंज नहीं होगा। ये चीज समझ आ रही है आपको। और मैक्सिमम जो होता है वो एरिया जो एवरेज है उसका 1.5 टाइम्स होता है। तो एवरेज चेंज नहीं हो रहा तो मैक्सिमम भी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका रीजन ये है कि आप सिर्फ विड्थ को देख रहे हो। विड्थ 10 टाइम्स मैंने इंक्रीज तो कर दी है, पहले ये सेक्शन था, अभी मैंने इसकी विड्थ इतनी ज्यादा कर दी है, बट डेप्थ बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि एरिया तो सेम है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि किसी बेंडिंग में कहीं पर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है वो कौन सा होगा। सेम मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन वो होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया, जितना ज्यादा एरिया अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस लोकेटेड होगा उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ आएगी। अब मैं ये सेक्शंस को कंपेयर करूं तो आई सेक्शन क्या होगा, इस तरीके से है, सर्कुलर सेक्शन ऐसा है, रेक्टेंगुलर ऐसा है, चैनल सेक्शन है वो ऐसा है। अब इनमें न्यूट्रल एक्सिस से अवे जो एरिया सेंटर्ड है वो सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये सबसे इकोनॉमिकल होगा। कंफ्यूजन आपको आ सकता है यहाँ पर आई सेक्शन और चैनल सेक्शन में, बट चैनल सेक्शन में क्या होता है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी कम आता है, जबकि आई सेक्शन में इसके अबाउट भी
आई की वैल्यू ज़्यादा होती है और इसके अबाउट भी होती है। तो इसलिए आई सेक्शन है वो ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि आई सेक्शन है उसमें वेब क्या रेजिस्ट करता है मेनली? तो फ्लेंजेस क्या अवे होते हैं न्यूट्रल एक्सिस से? ये जैसे आई सेक्शन है तो ऐसा होगा। इसकी आई की वैल्यू ग्रेटर किसके कारण होती है? इन फ्लेंजेस के कारण, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ए वाई बार का स्क्वायर। तो ए ज़्यादा दूर लोकेटेड है इन फ्लेंजेस के लिए, तो ये आई की ग्रेटर वैल्यू देंगे हमें। जो आई सेक्शन में ज़्यादा वैल्यू आती है आई की, वो इन्हीं के कारण आती है। तो आई का कहाँ डोमिनेट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ हम मोमेंट की बात करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस तो बियर करते हैं जो फ्लेंजेस हैं वो। और इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है टॉप और बॉटम फाइबर्स पे। तो यहाँ पर ज़्यादा एरिया किसका है? फ्लेंजेस का है। तो वो बेंडिंग स्ट्रेसेस को, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं और शियर को रेजिस्ट करता है वेब। क्योंकि शियर स्ट्रेस डायग्राम इसका अपोजिट होता है, वो इस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होती है शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो न्यूट्रल एक्सिस के आसपास ज़्यादा सेंटर्ड होगा शियर स्ट्रेस, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर वेव प्रेजेंट है। तो वेब शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, फ्लेंजेस बेंडिंग को करते हैं, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक बीम है जो कि सब्जेक्टेड है बेंडिंग से, तो शियर स्ट्रेस टॉप फाइबर पर क्या होंगे? अब क्वेश्चन में दिया है कि बेंडिंग से सब्जेक्टेड है। इन जनरल जब हम बेंडिंग की बात करते हैं, जो हम बेंडिंग की थ्योरी डिराइव करते हैं, उसमें भी हम अजम्पशन लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेंडिंग ही है, शियर नहीं है। वैसे इन जनरल हम बीम की बात करें तो बीम पे क्या होता है, लोडिंग लग रही है इस तरीके से, और उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं, मोमेंट आता है, शियर फोर्स आता है, शियर स्ट्रेसेस भी आते हैं। बट जब हम थ्योरी डिराइव करते हैं जब बेंडिंग की, तो हम शियर को नेग्लेक्ट करते हैं। हम ये मान के करते हैं कि यहाँ पर मोमेंट आ रहा है, वो सिर्फ कोई इस तरीके से मोमेंट लग रहा होगा, उसी के कारण आ रहा होगा। शियर फोर्सेस को हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो सिर्फ बेंडिंग ही हो रही है तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। एक तो प्योर बेंडिंग के केस में तो ये आंसर हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि मैं फोर्सेस को कंसिडर कर रही हूँ, एक्चुअल में जो सिनेरियो होता है उसको ले रही हूँ, लोड इस तरीके से लग रहे हैं, जो एक्चुअल में लगते हैं, तो उस केस में भी टॉप पर तो फिर भी 0 ही आएगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि टॉप और बॉटम फाइबर्स पे तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो दोनों केसेस में ही सी ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि एक्सिस ऑफ बीम है, उसमें बेंडिंग के अंडर उसकी कर्वेचर है वो कैसी होगी? ध्यान रहे 1/r को हम कर्वेचर बोलते हैं। r की वैल्यू जितनी कम होगी हम बोलेंगे कर्वेचर उतना ही ज़्यादा है, और r की वैल्यू जितनी ज़्यादा है कर्वेचर उतना ही कम है। क्योंकि r अगर इनफाइनाइट ही हो गया तब तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी, कुछ कर्वेचर बचेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। अब E/r इक्वल होता है m/i के। 1/r को आप लिख सकते हो m/ei। ei को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, सडनली लगाया गया है एक बार पे, जिसका ये एरिया है और लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हैं वो क्या होंगे? सेशन 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब सडनली लोड लगाते हैं तो स्ट्रेसेस जो आते हैं वो ग्रेजुअली लगाने में आते हैं, उसके डबल होते हैं। क्यों होते हैं मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोडिंग डायग्राम ग्रेजुअली में तो जाता है इस तरीके से, और सडनली में कैसे जाएगा? सडन अगर लोड लगाया है तो इस तरीके से जाएगा। ग्रेजुअल में पी लोड बढ़ रहा है, धीरे धीरे इधर डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, और ये ग्राफ बनेगा दोनों के बीच का। वर्क डन होता है वो इसका एरिया होता है। सडनली में क्या होगा? अचानक से आपने लोड लगा दिया है, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आ जाएगा डेल्टा, बट लोड स्टार्टिंग से पी है और वो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ का एरिया यहाँ पर आ जाएगा, इसका आएगा हाफ पी डेल्टा और इसका आएगा पी डेल्टा। एक होता है रेजिस्टेंस, जो लोड लगाया उसको रेजिस्ट करने के लिए मटेरियल अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे मटेरियल में, उसमें रेजिस्टेंस आएगा। वो रेजिस्टेंस ग्रेजुअली आता है, चाहे आप इंस्टेंट लगाओ या ग्रेजुअल लगाओ।
तो रेजिस्टेंस का जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। अब इस केस में चाहे ये लोडिंग हो या ये लोडिंग हो, रेजिस्टेंस ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इंस्टेंटली रेजिस्टेंस नहीं देता मटेरियल, टाइम लगता है उसको रेजिस्टेंस डेवलप करने में। रेजिस्टेंस क्या है? वो जो हमने पी फोर्स लगाया है, उसको इंटरनली रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स आया है वो रेजिस्टेंस है। ये आर है, ये डेल्टा है। अब इंस्टेंट लोडिंग को मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा, P इंटू डेल्टा इक्वल है वर्क डन के, जो इसका एरिया होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का। और इस डायग्राम से मैं बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, जो रेजिस्टेंस आर आया है उसका और डेल्टा के ग्राफ का जो एरिया आ रहा है वो स्ट्रेन एनर्जी है। वर्क डन है वो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि जो भी वर्क किया है हमने वो एज ए स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल में सेव होगा। तो पी डेल्टा इक्वल आएगा हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा के, और यहाँ से आर आ गया 2p, मतलब इंटरनल जो फोर्स लगेगा वो 2p के इक्वल होगा। तो इंटरनल स्ट्रेसेज आएंगे वो p बाई 2p बाई a के इक्वल होंगे, ए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो। तो इंस्टेंट लोडिंग अगर कहीं लग रही है, एक बात ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेसेज है वो ग्रेजुअल लोडिंग जो जनरली हम कर रहे होते हैं उसका ट्वाइस होंगे। तो यहाँ पर भी अब ग्रेजुअल लोड होता तब क्या होता, 1000 डिवाइडेड बाई एरिया, इतना स्ट्रेस लगता। और ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको mm में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 हो गया। अब इतना आया है मेरा स्ट्रेस जब ग्रेजुअल लोडिंग होती, बट क्वेश्चन में दिया सडन लोडिंग है तो स्ट्रेस है इसका ट्वाइस हो जाएगा। ये स्ट्रेस आ गया, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड ही पूछा है, तो इससे आप करोगे तो ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये 4 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें दिया है कि ये यहाँ पर जो आई बीम दी गई है, आई सेक्शन है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर पॉइंट P है जो कि बहुत क्लोज है बॉटम के, वहाँ पर 12 है, तो Q पर क्या होंगे। बेसिकली आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डायग्राम हमने देखा था कैसे बनता है, टॉप और बॉटम पे तो जीरो ही होते हैं हर जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसमें कम है स्ट्रेस, और यहाँ पे जाते सडनली ऐसे हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसा है और यहाँ पे जाके ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर जाते ही एकदम से शियर स्ट्रेस क्यों बढ़ गया, पहले तो इतना ही था, अभी इतना ज्यादा हो गया है। इसलिए बढ़ गया है कि पहले तो विड्थ इतनी ज्यादा थी और अब विड्थ इतनी कम हो गई है, तो विड्थ कम होते ही स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि एफ अपॉन ए होता है स्ट्रेस, और ए होगा बी इंटू डी। अब क्या करना है हमें, हमें ये स्ट्रेस पता है, ये 12 मेगापास्कल, द शियर स्ट्रेस एट द, यहाँ पे ये वाला है 12 मेगापास्कल, ये वाला निकालना है। एफ प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेस अगर टो से मैं डिनोट कर रही हूँ तो टो प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई बी के। विड्थ जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेस उतना ही कम होगा, समझ आ रहा है, विड्थ ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा होगा और स्ट्रेस कम होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ टो से रिप्रेजेंट कर दो या क्यू से कर दो, टो 1 B1 इज इक्वल टू टो 2 B2। टो 1 क्या है यहाँ पर, टो 1 की वैल्यू है 12, B1 की वैल्यू है, ये 100 है, ये 20 है, तो ये B1 100 हो गया, विड्थ इंटू 100, टो 2, इसकी यहाँ पर विड्थ कितनी है 20 है, तो टो 2 आ जाएगा 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, ये 5 और 60 आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए है कि एक बीम है प्योर बेंडिंग से सब्जेक्टेड है, तो क्या इस पर कोई शियर फोर्स एक्ट करेगा। मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, प्योर बेंडिंग में कोई शियर फोर्स नहीं मानते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो विल नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैक्सिमम स्ट्रेस है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में, कहाँ पर अकर होगा। तो ये हम पहले करके आए, क्वेश्चन मैक्सिमम होता है ये टॉप से h/2 डिस्टेंस पे होता है और 3/2 ऑफ टो एवरेज होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछी गई हमें बॉटम से या टॉप से, तो
बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ट्रायंगुलर सेक्शन अकर्स एट अ डिस्टेंस। तो h/2 होगा। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस का ऑप्शन बचता है। टॉप और बॉटम वाले तो कैंसिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ से फिर h/2 होता है और ऐसा ऑप्शन है नहीं। न्यूट्रल एक्सिस से हो सकता है, कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस से? न्यूट्रल एक्सिस से होगा, ये डिस्टेंस है h/3 और ये डिस्टेंस है h/2। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? h/2 माइनस h/3, 6 3h माइनस 2h इज इक्वल टू h/6। तो न्यूट्रल एक्सिस से h/6 सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए है कि फ्लेक्सर स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे मटेरियल में वो कौन से होंगे? तो कॉम्बिनेशन होगा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि ऐसी बीम जो कि दो से ज्यादा मटेरियल से बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 46 में दिए है कि फ्लेक्सर स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे मटेरियल में वो कौन से होंगे? तो कॉम्बिनेशन होगा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का। क्वेश्चन नंबर 47 में दिए है कि ऐसी बीम जो कि एक मटेरियल से ज्यादा टाइप के मटेरियल से बनी हुई है और वो रिजिडली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, ताकि वो एज ए वन पीस बिहेव कर रहे हैं, तो इस टाइप की बीम को हम बोलते हैं कंपोजिट बीम। बीम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं कि दूसरा ज्यादा स्ट्रोंगर मटेरियल हम ऐड कर देते हैं और ऐसे में फिर बेंडिंग होगी तो साथ में होगी, कर्वेचर रहेगा वो सेम रहेगा। तो डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेज है एक स्टील वायर जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 है, डायमीटर 1 mm है, उसको हम एक ड्रम के अराउंड बांध रहे हैं और उस ड्रम का डाया है 1 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली कितने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे उसमें? तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, E अपॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब ये एफ निकालना है हमें, तो E इंटू वाई अपॉन आर। ई की वैल्यू दी गई है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। वाई है डाया का हाफ हो जाएगा ये 1/2 और आर आ जाएगा 1 मीटर का हाफ 1000/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 200 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है, उसका आई दिया गया है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस वाई भी दिया गया है और लोडिंग दी गई है और ये पूछा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पर होंगे। तो गिवन लोडिंग के लिए जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहां पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होंगे। तो पहले हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा और बेंडिंग मोमेंट है वो निकालने के लिए पहले हम रिएक्शन निकालेंगे। लोडिंग है वो सिमेट्रिक है तो रिएक्शन है ये दोनों ही 1 किलो न्यूटन के हो जाएंगे। ये सेंटर है तो यहाँ से दोनों लोडिंग है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इक्वल डिस्टेंस पे है। रिएक्शंस भी सपोर्ट्स भी इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक लोडिंग है। तो यहाँ से अब बेंडिंग मोमेंट की हम इक्वेशन लिखेंगे। इनिशियली मैं इस वाले स्पैन के लिए ले रही हूँ, तो एक्स डेस का सेक्शन मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर, और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी 1 इंटू एक्स। एक्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट 0 है। एक्स इस वाले पॉइंट के लिए 3 मीटर है तो बेंडिंग मोमेंट है वो 3 मीटर है, 3 किलो न्यूटन मीटर है। और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये बीम को इस तरीके से बेंड करेगा, इस तरीके से बेंड कर रहा है तो सैगिंग होगिंग होगी, ऐसे बेंड करेगा। अब मैं इसका प्लॉट करूं अगर बीएमडी, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया नेगेटिव है और यहाँ पर 0 था, यहाँ पर हो गया 3 किलो न्यूटन मीटर। अब आगे वाले स्पैन के लिए अगर मैं प्लॉट करूंगी तो मैं यहाँ पर लेती हूँ सेक्शन, ये इस वाले रिएक्शन से आगे यहाँ लेती हूँ एक सेक्शन, ये सेक्शन ले लिया एक्स डेस, और ये इस रिएक्शन से एक्स मीटर की डिस्टेंस पर है। अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस 1 किलो न्यूटन के लोडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो होगा 1 इंटू इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी x+3 क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर है। ये माइनस का होगा, प्लस का होगा इस रिएक्शन के कारण होगा 1 इंटू
x, 1 का लोड है, x डिस्टेंस है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि बेंडिंग मोमेंट 3 आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये वाला रिएक्शन नहीं आ जाता। अब इधर जैसा बेंडिंग मोमेंट बन रहा है ऐसा ही डायग्राम इधर बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये BMD बन गया और मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया, ये है 3 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं इक्वेशन लगा सकती हूँ ये और F फाइंड आउट कर सकती हूँ। F यहाँ पर इक्वल होगा 3 इंटू 10⁻³ लोडिंग इंटू F इंटू 70 हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूटन मीटर mm में कर देते हैं हम सारी यूनिट। किलो न्यूटन को 10⁻³ से करके न्यूटन में कर दिया और मीटर को भी कर देंगे तो 6 कर देते हैं इसको पावर यहाँ पर। 10⁻6 हो गया इंटू 70 डिवाइडेड बाई आई भी mm वाली यूनिट में दिया गया है, तो 10⁻6 यहाँ से आ गया 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम पीछे के क्वेश्चंस में करके आए हैं कि न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, काफी सिंपल सा है। एक ट्रायंगुलर सेक्शन है जिस पर शियर फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन। बेस विड्थ सेक्शन की 250 mm है, हाइट 200 mm है। बेस हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से रखा गया है ट्रायंगल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? पहले निकालेंगे एवरेज शियर स्ट्रेस जो होगा 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सोल्व करोगे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, ये 1000 डिवाइडेड बाई 250 तो ये 4 आ गया। मैक्सिमम हो जाएगा 3/2 इंटू 4, तो ये 2 होके 6 आ जाएगा, बी होगा आंसर। तो ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर इस टॉपिक के। नेक्स्ट में कॉलम का चैप्टर हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।